नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की जन्म कुंडली के ऊपर। बॉलीवुड के बड़े ही अच्छे कलाकार हैं और एक जवान कलाकार हैं। उनकी अभी आकस्मिक मृत्यु हो गई और उन्होंने जो है वो आत्महत्या कर ली, मानसिक परेशानी के कारण या जो भी कारण रहा है। ऐसी घटना क्यों हुई और इसका क्या ज्योतिषीय आकलन है, उन विषयों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के जो लोग हैं उनको शक्ति दे, जो इस दुखद समय में उनका शक्ति बनाए और उनका साथ दे। काफ़ी बुरा वक्त रहा उन लोगों के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि ये कलाकार जो हैं ये बड़े ही अच्छे होते हैं और इन्होंने सबको रोमांचित करते हैं। तो ऐसी जो घटना है वो किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है उसको आज समझते हैं ज्योतिष के द्वारा। कई बार ऐसी घटनाएं जो है इतनी तीव्र होती है और उनके जो योग हैं वो जन्म कुंडलियों में इतने सटीक और इतने जबरदस्त होते हैं कि वो अच्छे से अच्छे ज्योतिषाचार्यों के समझ में नहीं आते हैं। कई बार कुछ घटनाएं जो हैं वो कमजोर होती है, जैसे आकस्मिक दुर्घटना, सिर्फ चोट लगने वाली या फिर चोट लग के रह जाने वाली या फिर घटना से बच जाना। तो ऐसी घटनाओं के आकलन में ज्योतिषाचार्यों को भी पकड़ में आ जाता है। तो इसीलिए सब लोग कहते हैं कि मृत्यु के ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, मृत्यु का कोई आंकलन नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे सिर्फ ज्योतिषीय आंकलन कर रहे हैं कि किस तरह से इसकी घटना का जो है वो रूपरेखा तैयार हुई ग्रहों के माध्यम से। इस जन्म कुंडली में हम जो है वो हम 3 सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। एक हमारे पास ये कुंडली चक्र है, दूसरा हम जगन्नाथ होरा को देखेंगे और तीसरा है हमारे पास केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए केपी स्टार 1। तीनों सॉफ्टवेयर के माध्यम से, क्योंकि जब भी हम किसी जन्म कुंडली का फलादेश करते हैं तो हमें 2-3 एंगल से उसको देखना पड़ता है। साथ में इसमें मार्केश, बादकेश और 64वें नवमांस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 64वें नवमांस के बिना इस तरह की घटना का आकलन संभव नहीं है। क्योंकि 64वां नवमांस जो है वो हमारे जीवन के अंदर काफी उपयोग है और वही हमारे मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु तुल्य वक्त, समय, उसका आकलन समझाता है। इसके लिए हमें नवमास कुंडली का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम प्रारंभ करते हैं इस जन्म कुंडली में फलादेश को। तो जब भी हम कोई जन्म कुंडली देखते हैं, कुंडली देखते ही हम ये सीधे ही आकलन नहीं लगाएं कि भाई आपका जो है वो मार्केश ये ग्रह बन रहा है, शुक्र है, आपका जो है वो बादकेश जो है वो शनि बन रहा है और इस हिसाब से शनि 8वें में गए चला गया, इसकी दृष्टि चंद्रमा पे आ गई। ये जो आकलन है ये अपनी जगह सही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति की उम्र जो है, जैसे इस जातक की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, तो उसके लिए आपको जो है वो 64वां नवमास, मार्केश, बादकेश, इनका जो प्रयोग करना है, जैसे 8वां नवमास भी है, तो इनका जो प्रयोग करना है उसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की लाइफ जो है, यानी कि जो जीवन है वो कितना है, अल्पायु है, मध्यम आयु है या फिर ज्यादा ही जीवन चलेगा। तो वो पहले आपको उसका जो लाइफ स्पान है वो निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आप लग्नेश को पकड़े और लगन के नक्षत्र को पकड़े। सबसे पहले आप लग्नेश को देखिए। लग्नेश जो है वो मंगल है और मंगल यहाँ पे अपनी शत्रु राशि के अंदर बैठा है और मंगल यहाँ पे केतु के साथ युति में है। केतु और मंगल का अंगार का योग बनता है, लेकिन दोनों के अंदर डिग्री का काफी अंतराल है। एक केतु स्वाति नक्षत्र में है, मंगल विशाखा नक्षत्र में है। अब जन्म कुंडली का जो मंगल लग्नेश है वो अष्टमेश भी है, सप्तम भाव में चला जाता है, ये एक मार्केश भाव है और ये ओपन एनिमी का है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का है। तो आपका ये जो मंगल है ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विशाखा नक्षत्र में है, जो गुरु का नक्षत्र है। गुरु जन्म कुंडली में नवमेश है और द्वादशेश है। तो मंगल यहाँ पे पहले अष्टमेश तो खुद था ही, द्वादशेश गुरु के जो है यानी कि 12वें घर के मालिक गुरु के नक्षत्र में चला गया। लेकिन यहाँ पे गुरु जो है वो नवमेश भी है, लेकिन गुरु यहाँ पे नीच का हो गया। इसका तात्पर्य है कि मंगल जो आपका लग्नेश था ये एक तो स्वयं एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना ऐसे भाव में चला गया। इसके साथ जिसके नक्षत्र में बैठा था वो नक्षत्र स्वामी तो गुरु बहुत अच्छा है, वर्दी का कारक है, लेकिन वो बेचारा नीच का पड़ा है। तो ये एक तकलीफ का विषय हो गया। इसके बाद इस मंगल को आप देखते हो तो ये मंगल को आप नवमांश कुंडली में जाके देखोगे तो मंगल जो है वो आपके मिथुन नवमांश में 10वीं भाव में है। तो मिथुन जो नवमांश है वो आपका होता है बुध देवता का।
बुध देवता जो हैं वो जन्म कुंडली में एक अशुभ ग्रह है, वो छठे घर के मालिक है और आपके तीसरे घर के भी मालिक है। तो अगर आप मंगल को आकलन लेंगे तो वो तीसरे, छठे, 8वें और 12वें इन सब ग्रहों से जुड़ जाता है। तो यानी कि वो दिखाता है कि आपकी जन्म कुंडली में वो थोड़ा सा योग कारकता में कम होगा। हाँ, गुरु यहाँ पे तकलीफ अगर नहीं देता, चाहे वो 12वें घर का मालिक हो, यहाँ पे अगर गुरु नीच का नहीं होता तो उसे इस राशि का दोष नहीं लगता, यानी कि जो मीन राशि है जो 12वें घर में, इसका दोष नहीं लगता, इसे नवमेश का लाभ मिलता, जातक को यहाँ पे फायदा होता। तो हमने यहाँ पे मंगल को आंकलन लिया, तो मंगल यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया। एक तो ये हुआ कि भाई लाइफ स्पान में थोड़ी सी दिक्कत है। अब क्या मंगल पे किसी ग्रह की दृष्टि है? अगर आप देखोगे तो ये जो गुरु यहाँ पे बैठा है और ये जो चारों ग्रह है, जिसमें आपकी जन्म कुंडली में मंगल का जो नवमांशपति बुध है और जो गुरु है, दोनों के ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि जन्म कुंडली का बाद केस है, जो बाधा करता है उत्पन्न, यानी कि जीवन में अगर जब हम आपके जीवन काल निकालते हैं तो उसमें बाद केस, मार्केश और आपके अष्टमेश सबको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका बाद केस है वो अष्टम भाव में शत्रु राशि के अंदर बैठा है और वो जो है वो नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तम हो रहा है और उसकी जो दृष्टि है वो आपकी आ रही है इस 10वें भाव में, जो आपके सूर्य, बुध, शुक्र और आपके गुरु के ऊपर। गुरु यहाँ पे नीच का है तो उसके ऊपर, बुध आपकी जन्म कुंडली का श्रेष्ठेश है और मंगल का नवमांशपति है, शुक्र आपकी जन्म कुंडली का जो है वो मार्केश है और सूर्य पंचमेश है। तो यानी कि ये अष्टम में बैठा हुआ शनि सबको मार रहा है। दूसरा अगर देखोगे तो शनि जो है वो अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र स्वयं शनि का है, तो यानी कि शनि बहुत मजबूत 8वें घर में है और नवमांश में आपके यहाँ पे राशि वर्गोत्तम हो गया उसी राशि का। तो इसका मतलब है कि भाई जब हम लाइफ स्पान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे मंगल और उसका जो नक्षत्र है वो भी कमजोर, उसका नवमांशपति भी कमजोर, उसके ऊपर आपके शनि की दृष्टियां। तो हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई कि भाई जातक का लाइफ स्पान यहाँ पे मंगल के द्वारा यानी लग्नेश के द्वारा छोटा है। और अब हमें देखना होगा लग्न की डिग्री, यानी कि लग्न जो है वो 19.38 डिग्री भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में है। इसका तात्पर्य है कि भरणी नक्षत्र का मालिक है आपका शुक्र देवता। शुक्र देवता जन्म कुंडली में वैसे मार्केश है, 10वें घर में बैठे हैं और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। साथ में अगर नवमांश में जाके देखते हैं तो शुक्र उच्च का तो हुआ है, लेकिन किसमें? सूर्य के साथ हुआ है और वो भी कहां पे? सप्तम भाव में। सप्तम भाव आकस्मिक दुर्घटना का, यानी आकस्मिक चीजें करना। तो इस जातक के जीवन में आकस्मिक चीजों का योग ज्यादा है। से टीवी कलाकार से सीधा फिल्मों में आना, वहां पे अच्छा रोल मिलना, लाभ कमाना, बड़ा नाम कर देना और उसके साथ इस तरह की दुखद आकस्मिक घटना हो जाना। और शुक्र का नक्षत्र देखोगे तो सूर्य का नक्षत्र है, जो सूर्य यहाँ पे पंचमेश है, साथ में बैठा है, शनि की दृष्टि में है और आपका यहाँ पे नवमांश कुंडली में उसके साथ है। तो आप इस तरह से इसका आंकलन ये लगा सकते हैं कि जातक की लाइफ स्पान, लग्न की डिग्री और लग्नेश दोनों से कमजोर है और शनि की दृष्टि से आपके ग्रसित है। तो इसका तात्पर्य है कि अब इस जन्म कुंडली में आप जो है वो मार्केश, बादकेश और 64वें नवमांश का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हमने ये देखा कि जातक की लाइफ स्पान छोटी है, जातक को लग्नेश और लग्न की जो डिग्री है उसके आंकलन से लगता है कि जातक के साथ जीवन में अल्पायु के योग हैं और जीवन में कभी न कभी इस तरह की घटना हो सकती है। इसको अगर हम कृष्णमूर्ति पद्धति से देखेंगे, जैसे मैं इसी के साथ कृष्णमूर्ति पद्धति एक बार और दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये कृष्णमूर्ति पद्धति का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे अगर आप लगन को देखोगे तो लगन का जो कस्पल सबलॉर्ड है, असेंडेंट कस्पल सबलॉर्ड, वो राहु है। राहु जो है वो यहाँ पे सिग्निफिकेट कर रहा है 6 और 12 को। 6 और 12 आप जानते ही हैं, छठा और 12वां घर तो अशुभ होता है। इसके साथ अगर आप देखोगे तो राहु जो है वो केतु के नक्षत्र में, पहले तो राहु खुद सेपरेटिव और एक तकलीफ देने वाला ग्रह है और वो भी किसके? केतु के नक्षत्र में। तो केतु क्या है? मोक्ष का कारक, जातक छोड़ के चले जाना, पीछे जो भी है उसको छोड़ के आगे चले जाना। केतु जो है वो सिग्निफिकेट कर रहा है 12 और 6, जो राहु कर रहा था वही केतु कर रहा है। अब कई बार हम इस सॉफ्टवेयर में इस तरह से देखते हैं तो इसका जो ये 6 और 12 जो आंकलन दिया हुआ है थोड़ा कमजोर होता है, क्योंकि इसको आप थोड़ा सा आपको पूर्ण रूप से देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर को नीचे करेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है राहु आल्सो रिप्रेजेंटेड हाउसेज। तो यहाँ पे 12, 1, 8 और 7 जो कृष्णमूर्ति पद्धति जानते हैं, जो कृष्णमूर्ति का थोड़ा सा भी फलादेश करते हैं,
उन लोगों को पता है कि अगर 7, 8 और 12 आ जाता है तो जातक के जीवन में आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक तरीके से मृत्यु के योग बन जाते हैं। इसके बाद आप केतु को देखिए तो यहाँ पे 6, 2, 6, 7, 2 और 10, तो 6 यहाँ पे बीमारी, तकलीफें, मानसिक तनाव और 6 के साथ 7 और 2 आ गए तो ये है आपके मार्केस भाव, 10वां भाव लाभ की स्थिति को काट देता है, जातक को और अकेला कर देता है। तो इस प्रकार अगर हमने देखा है तो कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो हमें कह रही है कि जातक के साथ एपीड घटना हो सकती है, क्योंकि इसका जो लग्नेश है उसका कस्पल सबलोड कमजोर है। तो इस तरह से कृष्णमूर्ति पद्धति भी जातक की लाइफ स्पान छोटी बता रही है, जैसे हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुकूल हमने आकलन लिया था लगन और मंगल के द्वारा। अब मैं आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में ये दिखाता हूं कि जातक जो है वो आत्महत्या क्यों करता है, क्यों विवश हो जाता है वो इस चीज के लिए, क्यों उसको किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा नहीं मिलता है। सबसे पहले आप देखिए कि जब आप अकेले गली में निकलते हो, अंधेरी गली में या बहुत भयंकर मुसीबत में फंस जाते हो, तो आपको सबसे पहले भगवान का नाम याद आएगा। हे भगवान मुझे बचा ले, हे राम मुझे बचा ले, अब की बार भगवान मुझे माफ कर दे, अब की बार मेरे साथ दे दे, अब की बार मेरा कुछ कर दे तो मैं बच जाऊंगा, अब नहीं करूंगा, या ऐसा भगवान मेरी सहायता कर दे। तो भगवान जो शब्द है वो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय चीज है, ईश्वरीय सहायता है। वो आती है हमारी जन्म कुंडली में 9वें स्थान से। नवा भाव क्या है? धार्मिक चीजों का है। तो हम जितना धर्म से जुड़े होंगे उतना हमें लाभ होगा, उतना फायदा होगा। अगर हम इस जातक की सर्वाष्टक वर्ग में देखते हैं तो नवम घर में 20 पॉइंट है, जो काफी कमजोर है। यानी कि जातक जो है वो ईश्वरीय है, यानी कि देखो जातक पूजा पाठ करता होगा लेकिन ईश्वरीय सहायता क्या होती है कि हम ऐसी जो आकस्मिक जो जिस तरह की घटना इन्होंने की है, वो घटना जो है आदमी को अकेलेपन पे, तन्हाई पे ला देती है। तो ईश्वर का भी साथ उसमें छूट गया है। तो अगर भगवान का साथ होता तो कहीं भगवान कोई रास्ता या कोई ऐसी चीज दिखाता, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नवा घर जो कमजोर हो रहा है वो जातक की जो समझ है, जो भविष्य है, उसको खत्म कर दिया। हमारा भविष्य ही तो हमारा जीवन है कि भाई भविष्य में चीजें होगी, तो भविष्य यहाँ पे नवा घर यहाँ पे 20 पॉइंट आने से कमजोर हो गया। अगर आप लगन को देखोगे तो लगन में पॉइंट है 23 और अष्टम भाव में, यानी जो अष्टम भाव उसमें पॉइंट है 39। तो लगन से तो कितना ही ज्यादा मजबूत और ताकतवर है ये अष्टम भाव, तो यहाँ का तो रिजल्ट ऐसे आएंगे ही आएंगे। अब ये जो नवम भाव है इसमें कौन कौन से ग्रह जो हैं वो हमें इस तरह की चीजों को आकलन में देते हैं। जैसे कि जातक का सबसे पहला है था लग्नेश। लग्नेश कौन है? जन्म कुंडली का मंगल है। अब आप अगर विनाष्टक वर्ग में जाओगे, जैसे ये विनाष्टक वर्ग है, इसमें अगर मंगल को देखोगे तो मंगल यहाँ पे विनाष्टक वर्ग में 2 पॉइंट लेके बैठा है आपके नवम भाव में, यानी धार्मिक वाले चैप्टर में। आत्महत्या कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं करता है, उसमें अगर वो कहीं ना कहीं अकेलापन हो जाता है, ईश्वरीय सहायता भी उसके ऊपर से खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी जो समझ है कि भाई जीवन बहुमूल्य है, इसको समझना है, तो वो जो सहायता खत्म हो जाती है, वो ईश्वरीय सहायता, वो कहीं ना कहीं नवा भाव है। तो लग्नेश मंगल यहाँ पे 2 पॉइंट दे रहा है और अष्टम भाव में पॉइंट दे रहा है 6। तो भाई रिजल्ट तो तेज इस 6 के आएंगे, 2 के तो कैसे आएंगे? यानी कि यहाँ पे ईश्वरीय सहायता कमजोर हो गई। इसके बाद हमारी जो मन की स्थिति है, जो हमारा मन मजबूत होता है, मानसिक तनाव नहीं आता है, उसका कारक है चंद्रमा। चंद्रमा उच्च का हुआ है जन्म कुंडली के अंदर 2nd हाउस में, और नवमांश कुंडली में भी उच्च का है और नवम भाव में है। फिर भी चंद्रमा को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नवम घर के अंदर वो जो है वो 1 पॉइंट देता है और अष्टम भाव में देता है 6 पॉइंट। अब इसका क्या करोगे आप? यानी कि इसकी ईश्वरीय सहायता, यानी कि जो आपकी मानसिक सोच विचार है धर्म के प्रति, या फिर अपने जो अहित न करने, अपने भविष्य को उजागर करने, क्योंकि भाग्य भविष्य एक ही बात है ये, तो उसको यहाँ पे खुद ने ही चंद्रमा ने भी नष्ट कर दिया और यहाँ पे मंगल ने कर दिया। अब आती है बात दशा स्वामी के ऊपर, जातक की कौन सी दशा चल रही है। तो यहाँ पे अगर हम दशा को देखते हैं तो जातक की जो दशा चल रही है वो चल रही है गुरु की, 2018 से चली है, 2034 तक चलनी थी। तो यहाँ पे गुरु की दशा चल रही है। तो आप यहाँ पे गुरु को देखिए, तो गुरु का अगर हम विनाष्टक वर्ग देखेंगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट है और आपके अष्टम भाव में 6 पॉइंट है। अब इस व्यक्ति के साथ भगवान की सहायता ही नहीं है, इस व्यक्ति के साथ ईश्वरीय या भविष्य को सोचने वाली शक्ति कमजोर हो चुकी है। तो अब ये व्यक्ति क्या करेगा? इसको अब नुकसान पहुंचाना ही पड़ता है अपने आप को, क्योंकि सर्वाष्टक वर्ग में नवा भाव जो है वो गिरा, इसके साथ मंगल, चंद्रमा और गुरु दशा स्वामी था। चंद्रमा मानसिक चीजों, मानसिक तनाव का कारक होता है, मंगल जो है वो लग्नेश था। इस तरह से इसकी जो है वो घटना अपीड घटना में तब्दील हो गई।
अब इसके साथ कि ये घटना जो है अभी ही कैसे हुई, इसके लिए हम 64वें नवमास का प्रयोग करेंगे। इस जन्म कुंडली में अगर हम देखते हैं तो जो 64वां नवमास है उसके लिए आप क्या करो, अलग अलग जिस तरह के हम बुक्स पढ़ते हैं, जैसे होरा शास्त्र है, जातक परिजात है, या रत्न है, तो इस तरह के जो भी हमारे पास जैसे होरा रत्नम है, तो इस तरह के कई अलग अलग तरह के ज्योतिष ग्रंथों में अलग अलग तरह के 64वें नवमास के प्रयोग दिए गए हैं। लेकिन मैं ज्यादातर जो है वो नवमास के चंद्रमा से जो 64वें नवमास का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा जहां पे बैठा है उसकी चौथी राशि को हम 64वां नवमास कहते हैं। तो यहाँ पे नवमास कुंडली में चंद्रमा जो है वो बैठा है आपके यहाँ पे वृषभ राशि में, तो इसकी जो चौथी राशि है 1 2 3 4, तो सिंह राशि जो है वो आपका 64वां नवमास बन गई है। अब इस 64वें नवमास के ऊपर और 64वें नवमास के मालिक के ऊपर अशुभ ग्रहों का गोचर होगा तो जातक के मृत्यु तुल्य कष्ट होने के योग बनेंगे। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि 64वें नवमास का जो मालिक है वो है आपका सूर्य। सूर्य पे किस तरह का गोचर हो रहा है, तो एक बार हम सॉफ्टवेयर लगाते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए सूर्य, शुक्र और गुरु, या सूर्य जो है वो हमारे 64वें नवमास का स्वामी है। जैसे यहाँ पे चंद्रमा जो है वो 64वां नवमास, इससे गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो ये सूर्य आया और सिंह राशि आई। तो सूर्य जो है वो 64वां नवमास, इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो शनि जो है उसकी दृष्टि आ रही है लगन कुंडली में, और आपके यहाँ पे गोचर में जो ये आज का जो गोचर है उसमें शनि जो है वो आपके यहाँ पे सूर्य के ऊपर चल रहा है, 64वें नवमास के मालिक के ऊपर चल रहा है। जन्म कुंडली के अंदर जो हमारा अशुभ ग्रह बुध था, जो लग्नेश का नवमासपति था, उसके ऊपर चल रहा है। गुरु जो है वो जन्म कुंडली का भाग्य का मालिक था, भाग्य को बढ़ाने वाला था गुरु, उसके ऊपर भी चल रहा है। यानी कि जन्म कुंडली में इन चारों ग्रहों के ऊपर शनि चल रहा है। और शनि जो है आज की डेट में कितने डिग्री का है, आप यहां पे देखिए, यहां पे आप शनि को देखिए 6.45 डिग्री, यानी 6.45 डिग्री पे शनि आ गया है। तो इसका तात्पर्य यहां पे आप देखिएगा, सूर्य जो है वो 7.16 डिग्री है, यानी कि जैसे ही वो इसके नजदीक आया उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, तो यहाँ पे शनि उत्तराषाढ़ में है और सूर्य भी उत्तराषाढ़ में है। तो इसका तात्पर्य है कि शनि जैसे जैसे करीब आया है इसके, वैसे वैसे 3 डिग्री का हम आंकलन लेते हैं, तो वैसे वैसे इसकी घटना का घटनाक्रम हो गया है। तो ये तो हुआ है एक 64वें नवमास के स्वामी के ऊपर। अब हम देखते हैं कि 64वें नवमास की राशि के ऊपर क्या गोचर हुआ है। अब आप देखिए कि 64वें नवमास की राशि है आपकी यहाँ पे सूर्य की राशि आपकी सिंह। तो आप यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में देखिए, तो अब आपको ये सिंह राशि की डिग्री देखनी पड़ेगी कि भाई सिंह राशि कितने डिग्री है। तो D9 यानी नवमास चार्ट के अंदर सिंह राशि की डिग्री देखनी पड़ेगी। तो आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर यहाँ पे आपको सभी प्लैनेट्स की डिग्री मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे D9 चार्ट की डिग्री मिल गई। अब ये जो D9 चार्ट है इसमें सभी राशियों की डिग्री है। तो आप यहाँ पे क्या करें, इस सिंह राशि की डिग्री को देखिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले विर्गो, पाइसिस, टॉरस, जेमिनी, कैप्रिकॉन, विर्गो, और यहाँ पे नीचे आते आते लियो मिल जाएगा हमें। ये रहा लियो, यम घटिका लियो, और ये 5.28 डिग्री के ऊपर 64वें नवमास की राशि आ रही है, यानी कि आपका सिंह राशि यहाँ पे उदय हो रही है। तो आपको यहाँ पे ये लेना है 5.28 डिग्री। अब अगर आपकी इस सिंह राशि के ऊपर 5.28 डिग्री के ऊपर अगर कोई अशुभ ग्रह का गोचर हो रहा है, या फिर इस अशुभ ग्रह के ऊपर किसी की दृष्टि हो रही है, तो आपके अप्रिय घटना होगी। अगर वो डिग्री के एकदम करीब होगा तो उसी समय वो घटना घटित होगी। तो आप ये देखिए 5.28 डिग्री का आपका है यहाँ पे जो है 64वें नवमास के अंदर जो सिंह राशि है। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कौन से ग्रह का गोचर हो रहा है, तो सिंह राशि के ऊपर देखना आपको। तो आज की डेट में अगर आप देखते हो तो हम यहाँ पे ट्रांजिट को लगाते हैं और एसो ट्रांजिट। अब यहाँ पे केतु है, ये जो केतु बैठा है इसकी दृष्टि आ रही है कहीं पे, तो अब यहाँ पे देखिए केतु की 7वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पे आती है आपके मिथुन राशि पे, 8वीं और 9वीं दृष्टि सिंह राशि पे आ रही है। यानी कि इस केतु की 9वीं दृष्टि सिंह राशि पे आ रही है। और अगर आप इस केतु को डिग्री से देखोगे तो केतु जो है वो यहाँ पे 5.11 डिग्री का हो गया। तो हमारे को परिणाम मिल गए,
क्योंकि 5.28 डिग्री का अगर हम देखेंगे अपनी नेटल चार्ट में, तो हमारे नेटल चार्ट में जो 64वें नवमास की जो डिग्री थी वो हमारी 5.28 डिग्री थी, और आपका जो ट्रांजिट है उसके अंदर जो आपके केतु जो हैं वो आपका चल रहा है आपके यहाँ पे 5.11 डिग्री। तो जैसे ये 5.28 डिग्री के करीब आया है, परिणाम दे दिया, और जो आपका 64वें नवमास का मालिक सूर्य, उसके ऊपर शनि एकदम डिग्री के करीब आया, घटना घटित हो गई। इस तरह से व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना घटित होती है। हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस तरह का आंकलन निकाल सकते हैं। हो सकता है कुछ इसमें कमी हो सकती है, लेकिन मैंने काफ़ी इसको स्टडी किया है 2 दिन, और उसके बाद ये सब आंकलन बनाया। मानसिक तनाव क्यों आया, उसके लिए मैंने सर्वाष्टक वर्ग का प्रयोग किया, 64वें नवमास का प्रयोग किया, विनाष्टक वर्ग का प्रयोग किया। सभी वर्गों को अलग अलग सॉफ्टवेयर को लेके मैंने ये जो वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।